हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम इंजीनियरिंग फिजिक्स की यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। एज पर द इक्वेटिव लेटेस्ट सिलेबस जो भी इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने आपको सारे कवर करा दिए। जैसे कि मैंने इसमें लेजर कराया, रूबी लेजर, हीलियम नियॉन लेजर, फाइबर ऑप्टिक्स एंड एक्सेप्टेंस एंगल। और जो भी लेजर में से आता है, हीलियम नियॉन लेजर या रूबी लेजर में हर साल एक क्वेश्चन 10 नंबर में आता ही आता है। फाइबर ऑप्टिक्स से भी आता है या एक्सेप्टेंस एंगल से भी आता है। तब तक जो भी इसमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो मैंने आपको प्रॉपरली बिल्कुल एकदम सॉल्व कराए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ लेजर। लेजर के बेसिकली मेन कंपोनेंट क्या होते हैं? लेजर के हमारे 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, एक्टिव मीडियम, एनर्जी सोर्स ऑफ पंपिंग, और थर्ड होता है ऑप्टिकल रेजोनेटर, और हम इसको रेजोनेटर कैविटी भी बोलते हैं। अब पहला आता है हमारा एक्टिव मीडियम। एक्टिव मीडियम का बेसिकली मतलब क्या है? एक्टिव मीडियम का मतलब मैं आपको पहले बता देती हूँ। जैसे कि बहुत सारे मटेरियल होता है हमारे पास, बहुत, अब हर मटेरियल तो हमारा लेजर प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जो मटेरियल हमारे लेजर प्रोड्यूस कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं एक्टिव मीडियम। वो हमारी क्या कहलाता है? एक्टिव मीडियम। आप जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि हमारी क्लास में हर कोई तो टॉपर नहीं बन सकता। जो हमारे टॉपर्स हैं वो तो बेसिकली वो तो अलग ही है ना। वो ऐसे तो नहीं है कि हर बच्चा टॉपर बन सकता है। इसी तरीके से हर मटेरियल, जैसे कि हर बच्चा टॉपर नहीं बन सकता, इसी तरीके से हर मटेरियल लेजर प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जो 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 मटेरियल लेजर प्रोड्यूस करता है उनको हम बोलते हैं एक्टिव मीडियम। जैसे कि इसमें अब लिखा हुआ है, दिस इज द बेसिक मटेरियल इन विच एटॉमिक ट्रांजिशन टेक प्लेस। ये क्या है कि बेसिक मटेरियल है जो क्या करता है? एटॉमिक ट्रांजिशन को एटॉमिक ट्रांजिशन करता है। व्हेन द एक्टिव मीडियम इज एक्साइटेड इट अचीव द पॉपुलेशन इनवर्स। इसका मतलब क्या है कि एक्टिव मीडियम क्या होता है? एक्टिव मीडियम वो मटेरियल है जो हमारा लेजर को प्रोड्यूस कर रहा है। जब हम उसे एनर्जी देंगे, जब हम उसे एक्साइटेड स्टेट में लाएंगे, तो वो क्या करेगा? वो पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कर लेगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? एक्टिव मीडियम डिसाइड द टाइप ऑफ लेजर। एक्टिव मीडियम के थ्रू हम क्या डिसाइड करते हैं कि जो भी हमारी लेजर है वो किस टाइप की है। वो हमारी सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, गैसियस स्टेट में, उसकी स्टेट को या उसके टाइप को हम डिफाइन पता लगा सकते हैं किसके थ्रू? एक्टिव मीडियम के थ्रू। थर्ड पॉइंट क्या है? इट आल्सो डिटरमाइन द शेप, साइज एंड आउटपुट। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? किसी भी लेजर का हम शेप, साइज और आउटपुट भी डिसाइड पता लगा सकते हैं। ठीक है। सेकंड आता है हमारा एनर्जी सोर्स ऑफ पंपिंग। एनर्जी सोर्स ऑफ पंपिंग क्या होता है? बेसिकली पंपिंग का मीन्स क्या होता है? पंपिंग का जो मीन्स होता है वो क्या होता है? एक्साइट। कोई भी हमारे इलेक्ट्रॉन है, अगर हम उसे एनर्जी देंगे तो वो क्या होगा? वो एक्साइट होगा। वो एक्साइट होगा तो उसको ही हम पंपिंग बोलते हैं। अब जैसे पंपिंग में मैं आपको बताती हूँ, द एक्साइटेशन मैकेनिज्म रेजेस द एटम, मॉलिक्यूल और आयन इनटू द एक्साइटेड स्टेट। हम एटम, मॉलिक्यूल या आयन को किस तरीके से हम इसमें क्या करते हैं? उन्हें क्या करते हैं? उन्हें एनर्जी देते हैं और उन्हें किस स्टेट में पहुंचाते हैं? एक एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाते हैं। द एनर्जी सोर्स ऑफ पंपिंग इज रिक्वायर्ड फॉर लेजरिंग एक्शन। जो हमारी ये होती है पंपिंग, वो हमारी रिक्वायर्ड किसके लिए होती है? हमारे किसी भी लेजर के एक्शन के लिए। थर्ड होता है जो हमारी पंपिंग होती है, पंपिंग हमारी बहुत टाइप की होती है। जैसे मैं आपको बता दूं, ऑप्टिकल पंपिंग सोर्स होगी, केमिकल पंपिंग सोर्स होगी। तो वो सब क्या होता है? वो सिर्फ क्या होता है कि कोई भी हमारा मॉलिक्यूल, आयंस या एटम है तो हम उन्हें एनर्जी देंगे और वो किस स्टेट में पहुंच जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएंगे। थर्ड आता है हमारा ऑप्टिकल रेजोनेटर और रेजोनेटर कैविटी। रेजोनेटर का मतलब क्या होता है? रेजोनेटर का जो हमारा बेसिकली मीनिंग है वो हमारा होता है टकराना। और कैविटी मतलब है कोई भी खाली जगह। जैसे कि मैं ये पेन है, पेन के अंदर से रिफिल निकालूं तो ये क्या, अंदर इसके खाली जगह, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैविटी। और रेजोनेटर का मतलब है टकराना। जैसे कि मैं इसके अंदर कुछ भी चीज डालूं तो वो अंदर इसके टकरा रही है, तो वो क्या होता है? रेजोनेटर कैविटी। अब रेजोनेटर कैविटी का मतलब क्या है? ये हमारा बेसिकली वर्क होता है। इसका जो हमारा वर्क होता है, इसको वो लेजर को प्रोड्यूस करने की जगह, जो भी लेजर को प्रोड्यूस करने की जगह हो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर या रेजोनेटर कैविटी। इसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं? इसके अंदर हम 2 मिरर लेते हैं, एक मिरर इधर साइड, एक मिरर इधर साइड। जो हमारा ये वाला मिरर होगा वो क्या होता है? वो हमारा फुल्ली रिफ्लेक्टिव मिरर होता है, 100% रिफ्लेक्टेड मिरर होता है। और ये जो हमारा सेकंड मिरर होता है वो हमारा क्या होता है? थोड़ी इसमें ट्रांसपेरेंसी खोल छोड़ देते हैं हम। किस तरीके से कि हमारी जो लेजर है वो पीछे से तो नहीं जाएगी, वो आगे से तो हम देख पाते हैं, तो वो आगे से प्रोड्यूस हो सके। तो इसमें देखो ये लिखा था, ऑप्टिकल रेजोनेटर कंसिस्ट ऑफ 2 रिफ्लेक्टेड मिरर। 2 रिफ्लेक्टेड मिरर होंगे, R1 एंड R2। R1 जो होगा वो फुल्ली रिफ्लेक्टिंग हो रहा, और R2 जो होगा वो पार्सली रिफ्लेक्टेड होगा। और दूसरे में क्या था? 2 एक्टिव मटेरियल जो होता है वो प्लेस्ड करते हैं हम बिटवीन देम। कोई भी हमारा एक्टिव मटेरियल तो वो हम उसके क्या करेंगे? ऑप्टिकल रेजोनेटर के अंदर डाल देंगे। दीज मिरर एक्ट एज ऑप्टिकल रेजोनेटर। और ये जो दोनों मिरर हैं, हम ये एक्ट कैसे करते हैं? ऑप्टिकल रेजोनेटर और रेजोनेटर कैविटी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो हमारा व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द 3 and 4 लेवल लेजर, व्हाट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब 3 लेवल लेजर और 4 लेवल लेजर मैं आपको किस में कराऊंगी, जैसे हम रूबी लेजर और हीलियम नियॉन लेजर की वर्किंग और इनका कंस्ट्रक्शन समझेंगे तो इसके अंदर ही है ये पार्ट, ये इसका सब पार्ट ही है। तो मैं आपको एक बार ये समझा दूं, उसके बाद ये मैं आपको बता दूंगी। तो पहले हम पढ़ते हैं तो प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ रूबी लेजर एंड कंपेयर विद द हीलियम नियॉन लेजर। अब रूबी लेजर है क्या, रूबी लेजर हमें क्या काम करती है, इसमें क्या क्या यूज होता है। जो हमारे रूबी लेजर होते हैं वो क्या होते हैं, 3 लेवल लेजर होती है। क्या होती है इसमें 3 लेवल होते हैं। 3 लेवल मतलब एक उसके अंदर ग्राउंड होगा, ग्राउंड लेवल मतलब सबसे नीचे वाला लेवल, बीच का लेवल, बीच के लेवल को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट जो हमारा सबसे ऊपर वाला लेवल होता है उसको हम हाई लेवल या एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं। तो ये रूबी लेजर क्या होता है, रूबी लेजर है। सबसे पहले आप क्या बताएंगे, रूबी लेजर हमारे क्या 3 लेवल लेजर है। 3 लेवल लेजर है तो कौन कौन से उसमें लेवल होते हैं। लेवल 1 जो होता है हमारा ग्राउंड स्टेट होता है, लेवल 2 जो होता है हमारा मेटास्टेबल स्टेट होता है, जो हमारा लेवल 3 क्या होता है, एक एक्साइटेड स्टेट होता है। इसमें हम किस तरीके से E1 E2 E3, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कोई भी लेजर अगर लेवल 2 से लेवल 1 में आएगी तो वो स्लो आएगी, लेवल 3 से लेवल 2 में आएगी तो वो काफ़ी फास्ट आएगी, और अगर लेवल 1 से लेवल 3 में जाएगी तो क्या आएगी, पंप ट्रांजिशन। पंप ट्रांजिशन का आप मतलब समझ रहे हैं कि हमें उसे एनर्जी देनी पड़ेगी, एक्साइट करना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर इसमें आए तो आप इसकी वर्किंग में ये भी समझा सकते हैं सबसे पहले, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट हमारा यही है कि रूबी लेजर हमारा क्या है, 3 लेवल लेजर है। तो 3 लेवल लेजर है तो मैंने आपको 3 लेवल लेजर के बारे में बता दिया, आप उसके बारे में बता सकते हैं। अब आप बताएंगे कि हमारी रूबी लेजर क्या है। रूबी लेजर हमारा जो आउटपुट है लेजर किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। रूबी लेजर जो हमारी लेजर है वो किस तरीके से, वो पल्स में, हमारा जो लेजर होते हैं वो हमारी पल्स में प्रोड्यूस करता है। पल्स में प्रोड्यूस करती है तो हमारी जो एफिशिएंसी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें कंटिन्यूस लेजर चाहिए, इस तरीके से नहीं रुक रुक के आ रही है, रुक रुक के लाइट आ रही है, नहीं, हमें क्या चाहिए, कंटिन्यूस चाहिए। तो वो कंटिन्यूस हमें वो रूबी लेजर नहीं दे पाती। क्यों, क्योंकि रूबी लेजर हमारी क्या है, पल्स लेजर है। अब रूबी लेजर के जैसे कि हम बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें भी हम क्या लेते हैं, एक सिलेंड्रिकल रॉड लेंगे, इसमें भी हम 2 मिरर का यूज करेंगे, जैसे कि हमने उसमें किया था। 2 मिरर क्या होगा, एक मिरर क्या होगा, फुली रिफ्लेक्टेड होगा, दूसरा मिरर क्या होगा, पार्शियली रिफ्लेक्टेड होगा। जो हम इसमें इस तरीके से समझिए कि इस तरीके से एक सिलेंडर है, हमने इसके ऊपर क्या कर दिया, कोई भी तार लिया, इसके ऊपर इस तरीके से वाउंड कर दिया। अब ये जो हमने तार वाउंड किया वो क्या है, इसके अंदर जिनोन है, ठीक है। और यहाँ हमने एक मिरर रख दिया, यहाँ एक मिरर जो है वो फुल्ली रिफ्लेक्टेड मिरर है और ये जो है पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर है। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे कि हम इसमें हीट देंगे तो कभी कभी ऐसा होता है ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी या बहुत ज़्यादा इसमें गर्माहट हो जाएगी, तो इसके लिए हम 2 इसमें क्या करते हैं, कूलिंग पाइप्स का यूज़ करते हैं कि अगर ये कभी भी इतना ज़्यादा हीट हो जाए तो इसे कूल होने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम इसमें क्या लगाते हैं, 2 कूलिंग के लगाते हैं ताकि ये इतना ज़्यादा हीट ना हो। अगर ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाए तो ये इसे हम कूल कर सके, उसकी नॉर्मल स्टेट में उसे पहुंचा सके। तो हमारे क्या, ये मैंने आपको इस डायग्राम के समझा दिया। अब मैं बताती हूँ कि रूबी लेजर में क्या क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ पिंक रूबी सिलेंडर। इसके पास क्या होता है, ये जो सिलेंडर वो किस तरीके का होता है, पिंक रूबी सिलेंडर होता है। हुज एंड आर ऑप्टिकली फ्लैट, जो उसके एंड होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं एंड पैरेलल होते हैं। वन एंड इज फुल्ली सिल्वर, जैसे मैंने आपको बताया कि वो क्या होता है, पूरा रिफ्लेक्टेड होता है। पूरा रिफ्लेक्टेड का मतलब है कि पूरा वो जिस तरीके से आप नॉर्मल मिरर देखते हो उसके जो पीछे सिल्वर कोटेड रहते हैं, इस तरीके से यहाँ पर भी इसके पीछे क्या सिल्वर कोटेड है, पूरा रिफ्लेक्टेड मिरर है। और अदर साइड क्या, वो पार्शियली। पार्शियली क्यों है, क्योंकि लेजर को जाने के लिए भी तो जगह चाहिए, तो वो पार्शियली है। तो पहला क्या है, पहला पॉइंट आपको क्या लर्न करना है कि कंसिस्ट ऑफ ईव, जो हमारा सिलेंडर होता है वो पिंक रूबी सिलेंडर होता है, जिसके एंड जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं। और एक जो हमारा एंड होता है उसमें 2 मिरर का यूज करता है, एक जो होता है वो फुल्ली सिल्वर्ड होता है, दूसरा जो होता है वो पार्शियली सिल्वर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट कंस्ट्रक्टेड बाय एन एक्टिव मीडियम। अब एक्टिव मीडियम, अब मैंने एक्टिव मीडियम क्या बताया, एक्टिव मीडियम तो वो मटेरियल है जो हमारा लेजर को प्रोड्यूस करते हैं। तो वो इसमें हम क्या यूज करते हैं, ये हम इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक्टिव मीडियम की तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर वो मटेरियल ही नहीं होगा हमारे पास जो हमारी लेजर को प्रोड्यूस कर रहा है तो हमारी लेजर तो कभी प्रोड्यूस होगी ही नहीं। जिनॉन का यूज करते हैं, जिनॉन फ्लैश ट्यूब इसके ऊपर वाउंड करने के लिए। रेजोनेटर कैविटी मैंने आपको बताया था किस तरीके से खाली जगह खाली है ये, तो कैविटी, रेजोनेटर मतलब टकराना, इसके अंदर जो भी हम करें। कूलिंग सिस्टम मैंने आपको बताया किस तरीके का, जब हम पावर सप्लाई देंगे कभी कभी क्या होता है बहुत ज्यादा हीट हो जाए तो उसको थोड़ा कूल करने के लिए हम क्या करते हैं, कूलिंग सिस्टम का यूज करते हैं। पावर सप्लाई मतलब इलेक्ट्रिक पावर देने के लिए इसको, ठीक है।
तो हम अब ये Al2O3 इसको ही हम रूबी बोलते हैं। अब इसमें हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इसको ही हम क्या बोलते हैं, रूबी। इसलिए इसका इसका इस लेजर का नाम क्या पड़ा, रूबी लेजर सिस्टम, क्योंकि हम इसमें Al2O3 आयंस का यूज करते हैं जिसको हम रूबी बोलते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 डॉप्ड विद 0.05% ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड। हम इसमें क्या करते हैं, Al2O3 है उसके अंदर कुछ डॉप डालेंगे, 0.05 डॉप डालेंगे किसकी, Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड्स की। ठीक है, अब रूबी लेजर का आपकी वर्किंग आई होप आपको समझ आ गई होगी। सिंपल डायग्राम, आपको डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इसमें मैंने आपको पहले पॉइंट बताया था, 3 लेवल लेजर है, तो 3 लेवल लेजर है वो आपको बताया, एक्सप्लेन करो, उसका डायग्राम बनाओ। फिर मैंने आपको क्या बताया, इसके बारे में बताया कि ये किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, वो आप बताओ। फिर उसके बाद आप रूबी लेजर बड़ी हेडिंग डालो, ये तीनों पॉइंट मेन पॉइंट लिखो। ठीक है, मेन पॉइंट लिखो, फिर आप ये अच्छा सा डायग्राम बताओ। इसकी जो मैंने वर्किंग बताई आप वो बताओ कि किस तरीके से हम क्या क्या इसमें यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, फिर आप इसकी वर्किंग बता सकते हैं। अब ये तो हमारी कंस्ट्रक्शन थी इसके, अब इसकी वर्किंग है क्या। द रूबी रॉड इज अ क्रिस्टल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब मैंने आपको बताया रूबी किसका नाम है, Al2O3, तो रूबी रॉड का हम इसमें यूज करते हैं जिसका जो क्या है, क्रिस्टल है, किसका क्रिस्टल है, Al2O3 के, जिसको हम डॉप्ट करते हैं 0.05 क्रोमियम ऑक्साइड में। ये तो हमने पहले भी पढ़ा, लेकिन अब इसमें क्या है, सो दैट द सेम ऑफ Al, जो हमारा एल्यूमिनियम के जो कुछ आयंस है वो किससे रिप्लेस होते हैं, क्रोमियम से। क्यों, क्योंकि हमारे पास Al2O3 है पूरा, उसके हमने कुछ डॉप्ट डाल दी किसी Cr2O3 की, तो कुछ डॉप्ट ने क्या कर दिया, एल्यूमिनियम को क्रोमियम से रिप्लेस कर दिया, उसके अंदर क्रोमियम भी आ गया। तो दिस जो अब क्रोमियम डाल दिया, अब किसी के अंदर कुछ और डाल देंगे तो वो क्या होता है, उसमें इम्प्योरिटी होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो इसको हम बोलते हैं इम्प्योरिटी। दिस इम्प्योरिटी ऑफ क्रोमियम आयन से गिव पिंक कलर टू द रूबी। तो ये आप 2 नंबर में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि रूबी का पिंक कलर किसकी वजह से होता है, तो वो किस वजह से होता है कि हम क्यों, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, Al2O3 में कुछ ड्रॉप डालते हैं Cr2O3 की, क्रोमियम ऑक्साइड की, जिसकी वजह से हमारा जो Al के आयंस हैं वो किससे रिप्लेस होते हैं, क्रोमियम आयन से रिप्लेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो पिंकिश कलर देते हैं, पिंक कलर देते हैं। एंड गिव रेज टू लेजर एक्शन, और क्या देते हैं, रेज टू लेजर एक्शन। ठीक है, आई होप आपको वर्किंग समझ आओगी। वर्किंग बहुत इजी है, सिंपल है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर कुछ ड्रॉप डालेंगे किसकी, Cr2O3 की, जिसमें हम एल्यूमिनियम आयंस जो है वो हमारे कुछ रिप्लेस हो जाएंगे क्रोमियम से, जिसकी वजह से वो क्या देता है, पिंक कलर देता है। तो सिंपल इसकी वर्किंग ये है। अब उसके बाद आपको क्या बताना है, इसके बाद आपको वो सिंपल 3 क्या है, ये 3 लेवल लेजर है। किस तरीके से मैंने आपको बताया, ग्राउंड स्टेट होती है, मेटास्टेबल स्टेट होती है, हमारी एक्साइटेड स्टेट होती है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि कोई भी होगा यहाँ से यहाँ तक फास्ट जाएगी, वो सॉरी, अगर मेटा स्टेट से ग्राउंड स्टेट में हम जाएंगे तो क्या जाएंगे, स्लो जाएंगे। अगर एक्साइटेड स्टेट से मेटा स्टेट में जाएंगे तो हम फास्ट हो जाएंगे। और यहाँ से यहाँ जाएंगे, मतलब कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो हमें क्या देना पड़ेगा, उन्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। नीचे से ऊपर जाने के लिए हमें ऑब्वियस है सबको पुश करना पड़ता है, तो इसमें भी क्या होगा, पंपिंग ट्रांजिशन का यूज करते हैं हम। पंपिंग का मतलब मैंने आपको बताया, पंप करना, कि इसमें एनर्जी देंगे जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। सिंपल, ये पूरी रूबी लेजर के बारे में जो भी था मैंने आपको ये बता दिया। अब जिसका कंपैरिजन है वो इसमें भी पूछा गया, तो कंपैरिजन मैं आपको यहाँ बताऊंगी। अब नेक्स्ट क्या आता है, हमारा हीलियम नियॉन लेजर। पहली बात, हीलियम नियॉन लेजर की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी, जब हमारे पास रूबी लेजर था तो हमने हीलियम नियॉन लेजर हमें लाए क्यों आए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हीलियम नियॉन लेजर क्या है, हमारी पल्स लेजर प्रोड्यूस करती है, जबकि हमें पल्स लेजर नहीं चाहिए थे, हमें रुक रुक के लेजर चाहिए ही नहीं थे, हमें वो चाहिए थे ये कंटिन्यूअस हमारी रहे। अगर हम कंटिन्यूअस हमारी लेजर वर्क करे, तो कंटिन्यूअस लेजर हमारी प्रोड्यूस किसने करी, हीलियम नियॉन ने। इसने जो हमारी रूबी लेजर की डिसएडवांटेज है उसको ओवरकम किया। किस डिसएडवांटेजेस को, कि रूबी लेजर जो है वो हमारी पल्स लेजर प्रोड्यूस करते हैं, जबकि हीलियम नियॉन लेजर हमारी कंटिन्यूअस पल्स को प्रोड्यूस करती है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट हीलियम नियॉन का यही है कि हीलियम नियॉन हम क्यों लाए। और हमारे क्या, जो हमारी वो थी रूबी लेजर थी, वो क्या था, 3 लेवल लेजर थी, जबकि ये क्या हमारी 4 लेवल लेजर है, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी भी बहुत हाई है, उसकी एफिशिएंसी कम थी। अब इसमें हम क्या, अब ये है क्या, हीलियम नियॉन गैस लेजर, ये क्या, 4 लेवल ट्रांजिशन लेजर। अब 4 लेवल ट्रांजिशन लेजर जैसे मैंने आपको बताया, इसमें क्या होता है, 4 लेवल आ जाती है। इसमें क्या होता है, ये ग्राउंड स्टेट, ये मेटा स्टेट, ये इंटरमीडिएट एनर्जी स्टेट, ये वही
एक्साइटेड स्टेट या पंपिंग लेवल। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा फोटोन है तो अगर वो नीचे से ऊपर जाएगा तो वही पंपिंग करना पड़ेगा, हमें उसे क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वो एक्साइट होके अपने ग्राउंड नीचे वाली स्टेट से ऊपर वाली स्टेट में पहुंच सके। वही है, अगर हम शॉर्ट लिविंग पंपिंग लेवल से इसे मेटल लेवल में बहुत इजीली पहुंचा सकते हैं हम। इसमें स्टिमुलस इमिशन जो स्टिमुलस इमिशन मैंने आपको बताया था कि वो फोटोन से कोई भी इंटरेक्ट नहीं करते। स्टिमुलेट इमिशन जो है, मैंने आपको फिजिक्स से मैंने जो शॉर्ट क्वेश्चन कराया उसमें काफी अच्छे से समझाया, तो स्टिमुलस इमिशन आप वहां से भी जाकर समझ सकते हैं। बस इसका कुछ नहीं है, बस इसमें क्या है कि एक लेवल एक्स्ट्रा है, वो क्या है, इंटरमीडिएट एनर्जी स्टेट, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी हाई हो जाती है। 4 लेवल है तो ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करता है। और मेन तो इसका डिसएडवांटेजेस वही था कि वही रूबी लेजर की डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करता है। क्या डिसएडवांटेजेस थे कि रूबी लेजर जो है वो हमारी पल्स लेयर प्रोड्यूस करती है, जबकि क्या कहते हैं कंटिन्यूस लेयर को प्रोड्यूस करते, लेजर को प्रोड्यूस करती है। अभी किससे इन्वेंट करी, अभी 1950 में हुआ था, उसके तुरंत एक साल बाद ही हमारे पास हीलियम नियॉन लेजर आ गए। तो वो किसने लिए, अली जवान इन्वेंटेड हीलियम नियॉन गैस लेजर इन 1960। अली जवान ने क्या करा, इन्वेंट किया हीलियम नियॉन लेजर, कब, उसके जस्ट एक साल बाद 1960 में। इट इज़ द फर्स्ट गैस लेयर विच वॉज ऑपरेटेड सक्सेसफुली। पहली लेजर ऐसी थी जो ऑपरेट हुई, सक्सेसफुली ऑपरेट हो गई। टू गेट कंटिन्यूस एंड इंटेंस बीम ऑफ लेजर गैस लेजर आर यूज। इसमें क्या होगा, बहुत इंटेंस, बहुत इंटेंस बीम ऑफ लेजर इस पर पास की गई, जो इसने बहुत इजीली इस पर वर्क कर गई, जिसकी वजह से हम इसको बोल सकते हैं कि ऑपरेट सक्सेसफुली हो गई हमारी हीलियम नियॉन लेजर। टू स्पेक्ट्रल लाइन इन अ गैस लेयर एंड नैरो एंड वेल डिफाइंड आर कंपेयर टू सॉलिड इन विच एब्जॉर्प्शन बैंड आर ब्रॉड। इसका जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो क्या है, हमारा ब्रॉड है एज कंपेयर टू रूबी लेजर। अब इसकी सिंपल, इसमें भी बिल्कुल सिंपल वर्किंग है, सेम है कि हमने इस तरीके से एक ट्यूब ली, वही मिरर 1 लिया, मिरर 2 लिया। मिरर 1 क्या है हमारा फुली रिफ्लेक्टिंग एंड फेज है, जो हमारी ये क्या है, ये पार्शली रिफ्लेक्टिंग एंड फेज है इसमें। लेकिन इसके अंदर जो हम यूज करते हैं वो क्या होता है, हीलियम प्लस नियॉन गैस। सभी ये हीलियम नियॉन लेजर है, क्योंकि हम इसमें किस चीज का यूज कर रहे हैं, हीलियम और नियॉन गैस का। ये जो इसके बाहर का होता है, ये किससे बना होता है, क्वार्ट्ज टाइप का। कैथोड एनोड वही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपको पता है। पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब किस चीज के लिए, हमें पावर सप्लाई के लिए हमें जरूरत पड़ेगी, तो वो इसमें है। तो वही है इसमें एक्टिव मीडियम। अब एक्टिव मीडियम मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, एक्टिव मीडियम है क्या। एक्टिव मीडियम वही है कि जो मटेरियल लेजर को प्रोड्यूस करता है वो एक्टिव मीडियम के अंदर आता है। तो अब हम इसके बताते हैं इसमें एक्टिव मीडियम है क्या। हीलियम नियॉन लेजर कंसिस्ट ऑफ डिस्चार्ज। अब हीलियम नियॉन लेजर कंसिस्ट क्या करते हैं, डिस्चार्ज, जिसको हम बोलते हैं क्वार्ट्ज ट्यूब कंटेनिंग हीलियम एंड नियॉन इन द रेशियो ऑफ 7:1। हमारे में हीलियम नियॉन का जो हीलियम मतलब जो एक्टिव मीडियम वही है, वही मटेरियल जो हमारे क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेजर। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, हम इसमें हीलियम और नियॉन का यूज करते हैं, जो कि हीलियम जो हमारे 7% होती है और नियॉन क्या 1% होती है। द गैस मिक्सचर फॉर्म मीन्स एक्टिव मीडियम। जो हमारी गैस मिक्सचर होती है वो किस में होती है, एक एक्टिव मीडियम के अंदर। ठीक है। रेजोनेंट कैविटी मतलब मैंने आपको खाली जगह, वही पेन के एग्जाम्पल है। रेजोनेंट मतलब आपको होता है टकराना। तो इसमें क्या है, एक्टिव मीडियम एनक्लोज बिटवीन सेट ऑफ मिरर्स। एक्टिव मीडियम को हमने क्या कर दिया, एनक्लोज कर दिया 2 मिरर के साथ, कि एक तो फुल्ली हमारे रिफ्लेक्टेड है, अनदर है पार्शियली। दिस फॉर्म ऑफ पैरेलल रेजोनेंट कैविटी। इसी को ही हम एक मिरर यहाँ लगाना, एक मिरर यहाँ लगाना, इसके अंदर किसी को एनक्लोज कर देना। इसमें हमें हीलियम और नियॉन गैस को एनक्लोज किया, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, एक पैरेलल रेजोनेंट कैविटी। ठीक है। The end phases of discharge tube are inclined at the polarizing angle so that the laser light is plane polarized. Such that arrangement is known as Brewster window. Brewster window अब तक पूछा नहीं गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर हम 2 एंड फेजेस को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इंक्लाइन कर दे तो उसमें हम क्या करते हैं, पोलराइजिंग एंगल बनता है, सो दैट द लेजर लाइट इज प्लेन पोलराइज। जो लेजर लाइट होते हैं वो क्या होती है, प्लेन पोलराइज होती है। इसी अरेंजमेंट को, प्लेन पोलराइज और पोलराइजिंग एंगल को अरेंज करने के क्या कहलाता है, ब्रूस्टर विंडो। ठीक है। और इसमें पंपिंग मैकेनिज्म, पंपिंग मैंने आपको बताया, पंपिंग मतलब एक्साइट करना, एनर्जी देना किसी चीज को, उसका एक्साइटमेंट बढ़ाना। तो पंपिंग मैकेनिज्म क्या होती है, अ पावरफुल जनरेटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ डिस्चार्ज इन द गैस। एक पावरफुल जनरेटर है जिसका नाम RF जनरेटर है, जो हमारा यूज होता है किसी भी डिस्चार्ज मतलब प्रोड्यूस करता है ये डिस्चार्ज इन द गैस।
ठीक है। एक्चुअल लॉसिंग एटम, जब हम एक्चुअल लॉस करते हैं कोई भी एटम, और क्यों नियोन मतलब एटम हम किसी का भी हीलियम का या नियोन का क्या करते हैं, हम लॉस करते हैं नियोन एटम, वाइल हीलियम इज यूज जस्ट फॉर सेलेक्टिंग पंपिंग। हीलियम का जो हीलियम है उसका हम यूज किसके लिए करते हैं, जस्ट फॉर सेलेक्टिव पंपिंग, कि पंपिंग को सेलेक्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हीलियम का यूज हुआ। और नियोन का यूज क्या, ऑफ द अपर लेवल ऑफ द नियोन, और नियोन का होता है उसके अपर लेवल पे यूज होता है। ठीक है। अब हीलियम नियोन की वर्किंग क्या है। हीलियम नियोन लेजर मैंने आपको बताया 4 लेवल लेजर है। द एनर्जी लेवल हीलियम नियोन लेजर इस इसमें है पूरा शो इन द फिगर। अब आपको ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर सिंपल है कि हमारी ग्राउंड स्टेट है, ये हमारी एक और स्टेट है, ये इंटरमीडिएट स्टेट है, हमारी मेटास्टेबल स्टेट है, ये हमारी ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट है। तो हम किस तरीके से क्या आपको ये आपको याद करने पड़ेंगे। यहाँ से यहाँ जाएंगे 6238 एंगस्ट्रॉम, या मतलब लेजर बीम, स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन। यहाँ क्या होता है, यहाँ हमारा लेजर ट्रांजिशन, 3 तरीके के ट्रांजिशन हो रहा है इसमें। ऊपर E4 से E3 जा रहे हैं तो हमारे क्या होता है, लेजर ट्रांजिशन। E3 से E2 जा रहे हैं तो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन। E2 से E1 जा रहे हैं तो रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। और नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हमारे क्या होता है, एक्साइटिंग बाय कॉलिजन विद इलेक्ट्रॉन, वही है पंपिंग वाला। ये आपको थोड़ा बहुत, ये तो आपको वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी कि 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना है। सिंपल, ये तो आपको याद करनी पड़ेंगी कि इसमें इतना है। बस आपको ये याद रखना है इसमें 3 ट्रांजिशन होंगे, लेजर ट्रांजिशन, स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन और रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। अब इसमें दोनों बार पूछा गया है कि कंपैरिजन बताइए आप रूबी लेजर और हीलियम नियॉन लेजर में। तो मैं आपको बताती हूँ कि पहला पॉइंट तो वह है कि रूबी लेजर जो हमारे क्या प्रोड्यूस करती है, हमारे पल्स प्रोड्यूस करती है, जबकि हीलियम नियॉन लेजर हमारे कंटिन्यूस बीम लेजर को प्रोड्यूस करती है। दूसरा क्या है कि रूबी लेजर क्या है 3 लेवल, हीलियम नियॉन क्या है 4 लेवल। जो थर्ड क्या है हमारा, रूबी लेजर एक ऑप्टिकल पंपिंग को यूज करते हैं, जबकि हीलियम नियॉन लेजर एक किसको, डिस्चार्ज मेथड को यूज करते हैं। जैसे कि हमने इसमें बताया कि किसको यूज करते हैं, कि डिस्चार्ज मेथड को यूज करते हैं ना, डिस्चार्ज ऑफ द गैस। एक पावरफुल जनरेटर का यूज करते हैं जो हमारा क्या प्रोड्यूस करता है, डिस्चार्जिंग प्रोड्यूस करता है। तो हम रूबी लेजर में क्या करते हैं, एक पंपिंग का यूज करते हैं, इसमें हम किसका यूज करते हैं, डिस्चार्जिंग मेथड का यूज करते हैं। कूलिंग अरेंजमेंट, हाँ ये तो आपको देखा होगा कि इसमें जो भी हमारे कैथोड एनोड हैं, लेकिन इसमें कोई भी कूलिंग अरेंजमेंट नहीं कि अगर इतनी हीट हो जाए तो ये वर्क करना बंद कर देगा। जबकि रूबी लेजर में क्या है, हमारा कूलिंग अरेंजमेंट है कि अगर हमारे पास हीट ज़्यादा हो गई तो हम क्या होता है उसे कूल कर सकते हैं। तो क्या कूलिंग अरेंजमेंट रिक्वायर्ड है या वहाँ है किसमें, रूबी लेजर में, जबकि वो हीलियम नियॉन लेजर में नहीं है। रूबी लेजर के पास क्या, रूबी लेजर हैज वेवलेंथ ऑफ इतनी और हीलियम नियॉन की इतनी, ये तो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फाइबर ऑप्टिक्स। अब फाइबर ऑप्टिक्स होते क्या है, फाइबर ऑप्टिक्स इज अ टेक्नोलॉजी। फाइबर ऑप्टिक्स क्या है, एक टेक्नोलॉजी जो हमारे यूज होते हैं ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन एज पल्स ऑफ लाइट। ये क्या करता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, किसके थ्रू, पल्स ऑफ लाइट के थ्रू स्टैंडर्ड ऑफ फाइबर मेड ऑफ ग्लास, जिसमें हम किसका यूज करता है, फाइबर का यूज करता है, जो किससे बने होता है, ग्लास से, प्लास्टिक से, ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, किसी एक लॉन्ग डिस्टेंस पे। बेसिकली मतलब क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ऑप्टिकल फाइबर एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसमिट मतलब पहुंचाना, एक जगह से यहाँ हम ट्रांसमिट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, किसके थ्रू, एक पल्स ऑफ लाइट के थ्रू। पल्स ऑफ लाइट के थ्रू हम प्रोड्यूस तो करते हैं, लेकिन हम उसमें किस चीज़ का यूज़ करते हैं, फाइबर्स का यूज़ करते हैं। फाइबर जैसे किस तरीके के फाइबर, ग्लास का यूज़ कर ले, प्लास्टिक का, एक लॉन्ग डिस्टेंस पे। एक लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस में हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं। ये क्या होता है हमारा फाइबर ऑप्टिक्स। अब प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बताया, जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो डाली है फिजिक्स की 20, जो मैंने आपको पेपर सॉल्व कराया सेक्शन ए 2021-2022 का, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। उसमें मैंने TIR आपको काफ़ी अच्छे से बताया है। तो ये फाइबर ऑप्टिक्स का एक सिंपल डायग्राम है कि ये हमारे क्या होता है, ये जो सबसे आगे होते हैं ये क्या होता है, हमारी कोर। और कोर जैसे ये तो हो गई कोर के अंदर बाहर जो मतलब कोटिंग होती है वो कहलाती है हमारी क्लेडिंग और ये क्या है, बफर कोटिंग। ठीक है, ये जैकेट। तो ये हमारा सिंपल इसका क्या है, फाइबर ऑप्टिक्स का डायग्राम भी आप एक बार आप देख लें। अब ये कई बार क्वेश्चन 2 नंबर पे पूछा जाता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का प्रिंसिपल क्या है, तो वो क्या, ऑप्टिकल फाइबर का प्रिंसिपल क्या है, सबसे अंदर क्या होती है कोर, जैसे मैंने आपको बताया, उसके ऊपर क्या होता है क्लैडिंग, और क्लैडिंग के बाहर क्या होता है बफर कोटिंग।
ये सिंपल आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, या आप ये वाला डायग्राम बना सकते हैं। अब ये वाला जो आपको डायग्राम है, ये मैं आपको अभी जब मैं डेरिवेशन कराऊंगी तब आपको समझ आ जाएगा। सिंपल ऑप्टिकल फाइबर के बारे में अब एक बार क्वेश्चन आया था IKT में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ऑप्टिकल फाइबर एंड डिस्कस द क्लासिफिकेशन। ऑप्टिकल फाइबर से आप क्या समझते हैं? ऑप्टिकल फाइबर हमारा क्या है, ये मैं आपको बता दिया। फाइबर की फाइबर ऑप्टिक्स क्या है, हमारी एक टेक्नोलॉजी है जो हमारे यूज़ होती है ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन एक लॉन्ग डिस्टेंस में, जिसमें हम यूज़ करते हैं कुछ फाइबर्स का, जैसे कि ग्लास हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है सिंपल। अब आपको ये तो आप बता दोगे ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर का क्लासिफिकेशन, ये फ्लो चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर कभी भी आए ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, तो आप थ्योरी में तो आपको फ्लो चार्ट जरूर बनाना है। तो आप वो वाला डायग्राम बनाए कि ये वाला जो मैंने आपको ये बताया है कोर क्लैडिंग, ये वाला बना ले। ये थोड़ा सा इसके बारे में लिख दिया। और TIR जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो मैंने पहले में पढ़ा चुकी हूँ, आप वो वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, वो उसका जो भी TIR के बारे में बताया आप वो बता सकते हैं। अब और इसमें जो क्लासिफिकेशन पूछा, आपको ये बेसिकली फ्लो चार्ट बनाना है सिंपल। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर हमने बेस्ड ऑन किसके, मटेरियल के बेस पे, कि हाँ मटेरियल के बेस पे क्यों नहीं कर सकती, वो कैसे मटेरियल है, क्या वो ग्लास है या वो प्लास्टिक है। तो मटेरियल के बेस पे हमने ये दो टाइप पे कैटेगराइज किया कि वो ग्लास है या प्लास्टिक है। अब बेस्ड ऑन उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बेस पे, कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसका क्या है, स्टेप इंडेक्स है या ग्रेडेड इंडेक्स है। अगर स्टेप इंडेक्स है तो सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स है या मल्टी मोड है, उसमें भी सिंगल मोड या मल्टी मोड। अगर ग्रेडेड इंडेक्स में सिर्फ सिंगल मोड नहीं होता, उसमें क्या होता है, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स होता है। या बेस्ड ऑन प्रोपोगेशन मोड, उसके प्रोपोगेशन मोड के बेस पर उसे कर दिया क्लासीफाई कि सिंगल मोड है मल्टी मोड है। बहुत ईजी है सिंपल। मटेरियल के बेस पे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बेस पे, ये प्रोपोगेशन मोड के बेस पे। मटेरियल के बेस पे तो आप बता सकते हैं ग्लास है या प्लास्टिक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बेस पे आप बता सकते हैं कि स्टेप है या ग्रेडेड है। स्टेप के अंदर भी आप बता सकते हैं सिंगल है या मल्टी है, इसमें मल्टी ही होता है। प्रोपोगेशन मोड्स के बेस पे भी आप बता सकते हैं सिंगल है या मल्टीपल है। अब काफी बार ऐसे भी ये क्वेश्चन था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मोड ऑफ अ ऑप्टिकल फाइबर। जो मोड है आप उससे क्या समझते हैं, क्या है मोड, इज जस्ट लाइक अ पाथ ऑफ लाइट। मोड क्या है, जो हम मोड यूज कर रहे हैं, कि बहुत बार हम ऑप्टिकल फाइबर में आप देखोगे हर जगह मोड यूज करते हैं। तो बेसिकली 2 नंबर में एक बार ये पूछा गया था AKT में कि ये जो आप मोड यूज करते हो ऑप्टिकल फाइबर में, इसका मतलब क्या है। मोड का मतलब क्या है, एक पाथ, जो हमारी लाइट है उसको जो पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं हम, उसी पाथ को क्या बोलते हैं, मोड। कोई भी हमें रास्ता है, हम रास्ते पे चल रहे हैं, कि कोई हमें रास्ता बता रहे कि आपको यहाँ लेफ्ट जाना राइट जाना, तो वो जो रास्ता है उसको ही हम मोड बोल रहे हैं इन ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। अब हमारा ये एक डेरिवेशन आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, कि एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस कोन, ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं आपको एक बार करके बता देती हूँ। तो सिंपल है, इसका भी कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि ये देखिए आप, इसमें हमने क्या लिया है, इसमें भी हमने सिंपल एक वही रॉड ली है, वही बाहर का। इसमें हमने क्या माना है कि जो हमारा अंदर है, अंदर के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में हमने क्या माना है, N1 कोर, जो हमारी इसके अंदर है। जो हमारा बाहर है वो मैंने आपको बताया क्लैडिंग होता है, क्लैडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स माना हमने N2, ठीक है। अब यहाँ से एक रे आई है, जो हमारी रे आई है वो तो ठीक है इंसिडेंट हो गई, अंदर चली गई, उसने एंगल बनाया थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये जो हमारा बाहर है, बाहर का जो बचा हमारा, बाहर का हमने क्या मान लिया, N0 मतलब एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब इसमें हम सिंपल यूज करेंगे। अब सिंपल आपको पता है कि स्नेल्स लॉ आपको पता होगी, आपने 12th में भी पढ़ा होगा कि स्नेल्स लॉ क्या होता है। स्नेल्स लॉ सिंपल होता है, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू N1/N0, ठीक है, सिंपल होता है स्नेल्स लॉ। ये आपको पता भी होना चाहिए कि स्नेल्स लॉ होता है ये, ठीक है, ये स्नेल्स लॉ होता है। तो हमारा क्या होगा, इसमें हम क्या यूज करेंगे, अब साइन I इज इक्वल्स टू N1/N0 साइन R। मैंने क्या किया, साइन R की यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, इसको क्या मान लिया मैंने, इक्वेशन फर्स्ट। अब फ्रॉम, अब आप देखिए ये वाला जैसे कि रिफ्लेक्ट हो, ठीक है, यहाँ गई, यहाँ इसने एक एंगल बना दिया, ओके। यहाँ अगर हम परपेंडिकुलर खींच दें तो ये कितने का हो गया, आपको पता होगा कितने का हो गया, 90 डिग्री का। ये हमें एंगल पता है, हमें ये जो हमारी लाइट आ रही है हमने क्या मान लिया, ये R है, R मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल है। और ये जो I है ये हमारा क्या है, इंसिडेंट एंगल, ठीक है, इंसिडेंट एंगल,
तो इंसिडेंट एंगल कब होगा, जब हमारा TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो अब हमने क्या बताया, साइन आई अपॉन साइन आई, N1 अपॉन एन नॉट साइन आर, सिंपल। अब हमने इसमें देखा हमें आर निकालना है, तो फ्रॉम ट्राइंगल ACB, आप कुछ भी मान सकते हैं, ACB ABC, मैंने ऐसे ही मान लिया ACB। हम जानते हैं कि एंगल आर जब हम निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, 90 माइनस थीटा, 90 में से इस थीटा को माइनस कर दे तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब लेकिन हमें तो एंगल आर चाहिए नहीं, हमें तो साइन आर चाहिए, तो बोथ साइड हम साइन की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो साइन आर इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। अब आपने पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है ना कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कैसा आता है, ये तो आपने मैथ्स पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्री आप 10th क्लास से पढ़ते हैं, तो उसमें वही सिखा दिया जाता है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। साइन आई इक्वल टू N1 अपॉन एन नॉट कॉस थीटा, ठीक है। फ्रॉम, अब हमें क्या निकालना है, हमें ये तो निकालना ही नहीं है, हमारा तो क्या निकालना है, एक्सेप्टेंस एंगल निकालना है। तो एक्सेप्टेंस एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा इक्वल टू थीटा सी, ठीक है, ओके। साइन आई इक्वल टू N1 अपॉन N0 कॉस थीटा सी। अब सिंपल, इसमें तो मुझे कुछ लगता नहीं कि अब तक आपको दिक्कत है। अब आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर हम यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है स्क्वायर कैंसिल करेंगे, कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ तो थीटा है ही नहीं, यहाँ हमने कोस थीटा सी की वैल्यू चाहिए तो थीटा सी, तो यहाँ हम थीटा कोस थीटा सी की जगह ये रख सकते हैं। सिंपल हम क्या करेंगे, साइन आई इक्वल टू N1 अपॉन एन नॉट क्या रखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। अब यह आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, इस साइन थीटा सी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है N2 अपॉन N1, ठीक है। अब यहाँ हम इसमें सिंपल वैल्यू रख देंगे, साइन आई इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N0 अंडर रूट 1 माइनस N2 अपॉन N1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब हम क्रिटिकल एंगल की बात कर रहे हैं तो आई को भी हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, साइन थीटा सी, ठीक है। साइन थीटा सी इक्वल टू N1 अपॉन N0। अब एलसीएम लेंगे, N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या है, साइन थीटा सी इक्वल टू N1 अपॉन N0 अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, मतलब रूट से बाहर आ जाएगा तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। अब एन नॉट क्या था, एन नॉट हमारे एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 पॉइंट कुछ होता था, हम उसे अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेते हैं, 1। अगर हम यहाँ करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा सी इक्वल टू अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, ठीक है। सिंपल, या साइन आई इज इक्वल्स टू अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2। अब सिंपल हमारा ये प्रूफ हो गया। अब हमारे इसके अंदर कुछ और भी आता है, अब मैं आपको बताती हूँ, न्यूमेरिकल अपार्चर कभी कभी आ जाता है, न्यूमेरिकल अपार्चर। तो न्यूमेरिकल अपार्चर का कोई अब तक डेरिवेशन मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस आपको याद रखना है कि न्यूमेरिकल अपार्चर क्या होता है, साइन आई नॉट, सिंपल, ठीक है। साइन आई नॉट इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब इसमें जब आपको पता है कि साइन, अब हमारे यहाँ से देखो आप, साइन आई नोट आपको पता है क्या है, इंसिडेंट एंगल है, जो हमारा TIR पे जब हम कर रहे हैं तो वो जो आ रहा है, तो अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 का होल स्क्वायर। अगर आई नोट को हम इधर लेके चल रहे हैं, साइन है तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स। जैसे हम प्लस को लेके जाते हैं माइनस में, तो इसी तरीके से अगर ट्रिग्नोमेट्री टर्म को कहीं उसे राइट से लेफ्ट लेके जाते हैं, लेफ्ट से राइट लेके जाते हैं, तो वो इनवर्स हो जाते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आई, I0 की साइन इनवर्स अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। तो हम इसमें सिंपल लिख देंगे, न्यूमेरिकल अपार्चर को N ए लिख रही हूँ मैं, साइन इंटू साइन इनवर्स अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। तो साइन इंटू साइन इनवर्स आपको पता है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की अगर उसके इनवर्स में मल्टीप्लाई हो जाती है तो 1 हो जाता है। न्यूमेरिकल अपार्चर के आगे हमारा अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। तो हम क्या मानेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। एक हमारा होता है डेल, डेल होता है फ्रैक्शनल इंडेक्स चेंज। फ्रैक्शनल इंडेक्स चेंज क्या होता है, N1 माइनस N2 अपॉन 2,
वो सॉरी N1 माइनस N2 अपॉन N2। N1 जो होता है हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और कोर होता है। कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को N1 बोलते हैं, क्लैडिंग के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं, N2। तो N1 माइनस N2 अपॉन N2, तो ये होता है हमारा फ्रैक्शनल इंडेक्स चेंज। फ्रैक्शनल इंडेक्स चेंज का डेफिनेशन आता है तो वो आपको पता होगा क्या होता है, वो डिफरेंस होता है कोर के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और क्लैडिंग के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का अगर हम डिफरेंस निकालें तो वो क्या होता है हमारा फ्रैक्शनल इंडेक्स चेंज। तो सिंपल है। अब हम इसमें जाएंगे न्यूमेरिकल अपार्चर में, √N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर। अब यहाँ क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको पता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, सिंपल। अब न्यूमेरिकल अपार्चर क्या लिखेंगे, √N1 प्लस N2, N1 माइनस N2। अब सिंपली आपको करता है, आपको इसके बाद सिर्फ एक स्टेप याद रखना है, क्या, 2N1 के ऊपर मल्टीप्लाई, 2N1 से नीचे डिवाइड। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड तो करोगे, तो न्यूमेरिकल अपार्चर क्या होगा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, N1 प्लस N2 अपॉन 2, N1 माइनस N2 अपॉन 2 इंटू 2N1। ठीक है। अब N1 माइनस N2 अपॉन 2 हमने लिख तो दिया। अब इसका मतलब क्या है कि हम एवरेज निकाल रहे हैं, इसको आप N1 भी बोल सकते हैं। N1 माइनस N2 अपॉन 2 अपॉन N2, ये हमारा क्या होता है, ये सॉरी मैंने थोड़ा मिस्टेक होगी, N1 माइनस N2 अपॉन N2 नहीं होता, ये होता है N1 माइनस N2 अपॉन N1। कोर के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स माइनस क्लैडिंग के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपॉन कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो हमने यहाँ तक कर लिया N1 प्लस N2 अपॉन 2, N1 प्लस N2 अपॉन 2, सिंपल इसको ऐसे लिख दिया। यहाँ क्या लिख दिया, N1 माइनस N2 अपॉन N1 इंटू 2N1। अब इसमें क्या होता है, ये एवरेज निकाला तो इसको हम N1 भी बोल सकते हैं। N1 माइनस N2 अपॉन N1 को क्या बोल देंगे, डेल, इसको क्या बोल देंगे, 2N1। तो न्यूमेरिकल अपार्चर चल रहा है, न्यूमेरिकल अपार्चर। तो न्यूमेरिकल अपार्चर क्या आता है, √N1 का स्क्वायर, तो N1 बाहर आ जाएगा, √2 डेल। ये होता है इसमें रिलेशन न्यूमेरिकल अपार्चर में। अब ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं इसमें क्या आता है, इसमें न्यूमेरिकल आएंगे, रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल अपार्चर एंड फ्रैक्शनल इंडेक्स। ये जो मैंने आपको बताया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और फ्रैक्शनल इंडेक्स के बीच और न्यूमेरिकल अपार्चर के बीच जो भी रिलेशन है वो ये रिलेशन है। और सिंपल ये मैंने आपको इस एनालिसिस से सब प्रूफ करा दिया। इसमें क्या बहुत बार 2 नंबर के क्वेश्चन आते ही आता है, जैसे कि मैं आपको 1-2 क्वेश्चन ये दिखा देती हूँ। जो हमारा न्यूमेरिकल है, जैसे कि हमारे AQ में पूछा गया है 2 नंबर में, तो क्या है, कंप्यूट द न्यूमेरिकल अपार्चर। सिंपल आपको न्यूमेरिकल अपार्चर बताना है एंड द एक्सेप्टेंस एंगल बताना है एंड द फाइबर ऑप्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग डेटा। म्यू1 क्या है, मैंने आपको बताया था म्यू1 और म्यू2 जो हम रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू1 जो होता है हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर होता है, म्यू2 क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ हमारा क्लैडिंग होता है। तो म्यू1 और म्यू2 हमें गिवन है, तो न्यूमेरिकल अपार्चर म्यू1 माइनस म्यू2, जैसे हमने वहां पढ़ा, हमने क्या पढ़ा था, N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। तो N1 और N2 क्या थे, हमारे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है कोर और क्लैडिंग के। तो यहाँ सिर्फ म्यू1 और म्यू2 से रिप्लेस कर दो, तो सिंपल रिप्लेस कर दो, वैल्यू निकाली तो √0.0558 है, तो न्यूमेरिकल अपार्चर आ गया। तो उसने क्या पूछा, एक्सेप्टेंस एंगल का साइन थीटा सी, √μ1 स्क्वायर माइनस म्यू2 स्क्वायर, सिंपल वैल्यू, इसकी वैल्यू में पता चल गई। यहाँ रख दिया। मैंने आपको बताया कि अगर उसे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को राइट या लेफ्ट लेके जाएंगे तो वो इनवर्स में चेंज हो जाती है। तो इनवर्स में चेंज हो गई तो साइन इनवर्स 0.2451, उसकी वैल्यू आपको पास कैलकुलेटर होगा, उसकी वैल्यू आपने निकाली कैलकुलेटर से, सिंपल आपने यहाँ वैल्यू रख दी, सिंपल। फर्स्ट क्वेश्चन ये था। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन, ये जो सारे न्यूमेरिकल पिछले 3 से 4 साल में पूछे जा चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द न्यूमेरिकल अपार्चर एक्सेप्टेंस एंगल एंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ द फाइबर ऑप्टिकल फाइबर का आपको जो भी डेटा है उसके थ्रू आपको न्यूमेरिकल अपार्चर एक्सेप्टेंस एंगल क्रिटिकल एंगल, वही म्यू1 एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ कोर, एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ क्लैडिंग म्यू1 म्यू2 गिवन है, न्यूमेरिकल अपार्चर म्यू1 स्क्वायर माइनस म्यू2 स्क्वायर, सिंपल वैल्यू ने रखी, माइनस किया, 0.0596 का रूट निकाला, 0.35 हमारा क्या है, न्यूमेरिकल अपार्चर आ गया। उसके बाद हमने क्या निकाला, साइन थीटा सी, एक्सेप्टेंस एंगल सिंपल निकाला। अब बस इसने ये तो पूछा था, क्रिटिकल एंगल एक्सेप्टेंस एंगल ये निकाल दिया, सिंपल। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इसने क्या पूछा है, इफ द फ्रैक्शनल डिफरेंस बिटवीन द कोर एंड क्लैडिंग, फ्रैक्शनल डिफरेंस की बात है कि मतलब डेल की बात कर रहा है, कि डिफरेंस की बात कर रहा है ना, कि हमारे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मैंने आपको बताया था अभी कि फ्रैक्शनल डिफरेंस क्या होता है कि N1 माइनस N2 अपॉन N1, वो क्या बता रहा था कि हमारा कोर के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और क्लैडिंग के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में कितना डिफरेंस है, वो वही बता रहा था। तो इसने यही बोला है इज 0.0135, क्या बोला है कि 0.0135, तो क्या है हमारा इनके बीच का तो डिफरेंस है वो कितना है, 0.0135।
ठीक है। अब इसने एन न्यूमेरिकल अपार्चर, इस न्यूमेरिकल अपार्चर कितना दिए हुए ना 0.2425। अब हमें पता है इन दोनों में रिलेशन क्या है कि न्यूमेरिकल अपार्चर इज इक्वल्स टू μ1/√2 ऑफ डेल। डेल आपको पता है क्या है, डेल तो इन्होंने गिवन भी है, डेल तो इन्होंने बताया कि इनका जो बीच का डिफरेंस है वो कहता है 0.0135 है। तो μ1 निकालना है हमें। इसने क्या पूछा, कैलकुलेटर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है तो μ1 निकालो आप न्यूमेरिकल अपार्चर अपॉन √2 डेल। न्यूमेरिकल अपार्चर की वैल्यू का 0.2425 अपॉन √2 इंटू 0.0135। सिंपल वैल्यू रखी, कैलकुलेटर से आपने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू क्या है 1.476। तो हमें क्या मिल गई, μ1 की वैल्यू मिल गई। μ1 हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, कोर के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को। लेकिन इसने कोर का नहीं पूछा, इसने क्लैडिंग का भी पूछा है। तो हमें पता है डेल की वैल्यू क्या होती है, n1 माइनस n2 अपॉन n1। सिंपल। अब आपको पता है μ1 की वैल्यू पता है, डेल की भी वैल्यू पता है। डेल की वैल्यू क्या है 0.0135 इक्वल टू μ1 1.476 माइनस μ2 आपको नहीं पता 1.476। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर दी। अब μ2 की आपकी सिंपल वैल्यू आ जाएगी। μ2 की वैल्यू आएगी 1। अब इसमें μ2 की वैल्यू 1.476 आई। आई होप ये यूनिट आपको समझ आ गई होगी। मैंने इसमें सारे टॉपिक्स कवर करा दिए आपके। तो अगर आपको ये इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।